हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन जो नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा पीएसआई 2025। वैसे तो मैंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था मेरे भाई कि पीएसआई 2025 के बारे में अपन पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपन साथियों 3 तारीख से स्टार्ट करने की संभावना थी, लेकिन मैंने उसको पहले ही स्टार्ट कर दिया। उसका रीज़न ये है मेरे भाई क्योंकि मैंने जो टारगेट लिया है कि अपन 14 फरवरी तक अपना सिलेबस है वो पूरा का पूरा कर देंगे मेरे भाई। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अपन करवा के रिवीजन भी कर लेंगे मेरे भाई। 14 फरवरी तक का अपना टारगेट लिया है। जैसे बाद में आपके पास में जो समय बचेगा मेरे भाई 5 अप्रैल तक का, तो इसमें आप दोबारा से रिवीजन कर लेना। मतलब बात करें तो साथियों आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, 2 बार या एक बार अपन थ्योरी पढ़ लेंगे। दोबारा से बात करें तो मेरे भाई अपन क्या कर लेंगे, उसके अंदर से रिवीजन कर लेंगे, और बाद में बात करें तो आपके पास में जो भी और भी समय बचेगा उसमें आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस क्लास को पहले स्टार्ट कर दिया मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि 1-2 दिन का समय बच रहा था तो मेरे पास में समय बहुत कम रहता है, तो इसलिए मैंने इसको क्लास को थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दिया मेरे भाई। 3 तारीख से स्टार्ट करने के बजाय मैंने आज से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। और सबसे पहले अपन देख रहे हैं मेरे भाई राजस्थान का इतिहास। पहले बात करें तो मेरे भाई अपन राजस्थान का इतिहास इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि जो जमादार की परीक्षा होगी ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे भाई की जो पीएसआई की तैयारी कर रहा है वो जमादार के एग्ज़ाम नहीं देगा। उसकी एग्ज़ाम भी आपको पता है कि दिसंबर में है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि साथियों जो आपका उस एग्ज़ाम तक राजस्थान जीके का जो पोर्शन है उसको वहाँ पर तक ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, और साथियों सारा का सारा जो कंटेंट है मेरे भाई अपन एकदम अपडेटेड पढ़ेंगे। आपको एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, मास्टर नहीं बनना है मेरे भाई। ठीक है, मेन रूप से बात करें तो जितना भी मैं आपको कंटेंट लिखाऊंगा मेरे भाई, मैं आपसे दावा करता हूं कि सारा का सारा अपडेटेड मिलेगा और उससे बाहर सवाल नहीं जाने की संभावना न के बराबर रहेगी मेरे भाई। ठीक है, उसी के अंदर से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और साथियों सारा का सारा जो कंटेंट रहेगा वो ऑथेंटिक रहेगा। पहले अपन बढ़िया तरीके से थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि मेरे भाई यह आरएस प्री के में भी काम आएगा आपके, और साथियों पीएसआई में भी काम आएगा। मेन रूप से बात करें तो दोनों के बराबर से सिलेबस सही आ जाता है मेरे भाई। अभी जो नया सिलेबस आया है वो बीएनएस जो धाराएँ हैं क्राइम वाली वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसको भी मैं आपको अपडेटेड करवा दूंगा। ठीक है, मैंने रूप से बात करें तो मेरे भाई जो भी बंदा जुड़ा है पीएसआई की तैयारी करने के लिए तो वो टेंशन फ्री हो जाओ मेरे भाई। एक बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी से अपन काम करेंगे। मेरा जो प्रयास रहेगा कि अपन 14 फरवरी तक इस सिलेबस को बढ़िया तरीके से 2 बार पढ़ लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले किसके बारे में मैंने रूप से बात करें तो मेरे भाई जो आपके सिलेबस में होगा ना अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मेवाड़ के इतिहास से स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे मेरे भाई, मेवाड़ के इतिहास से। तो मेवाड़ के इतिहास से जब स्टार्ट करते हैं तो मेरे भाई किसका नाम आता है, गुहिल वंश का नाम आता है। किसका नाम आता है मेरे भाई, गुहिल वंश का। एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बता दो मेरे भाई कि जो हैंड राइटिंग है वो ठीक है क्या, समझ में आ रही है क्या, क्योंकि जब आप प्रिंट निकलाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुहिल वंश के बारे में बात करें मेरे भाई तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे, गुहिल वंश का संस्थापक। ये भी पता होना चाहिए, गुहिल वंश का मेरे भाई संस्थापक। ठीक है, गुहिल वंश का संस्थापक। तो गुहिल वंश का संस्थापक कौन है मेरे भाई, तो ये याद रखना, यह जाता है गुहिल है। ठीक है, गुहिल को साथियों एक और भी कहा जाता है, गुहेदत्त भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, गुहेदत्त भी कहा जाता है, गोह भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करें मेरे भाई इसका वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम बात करें तो मेरे भाई इसका था बप्पा रावल। क्या था मेरे भाई, बप्पा रावल था। इतना आपको समझ में आ चुका है। दूसरा बात करें मेरे भाई तो ये जो गुहिल वंश है ये सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। ठीक है, तो ये याद रखना, सर्वाधिक, सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, शासन करने वाला वंश था ये। ठीक है, अब कैसे माना जाए तो साथियों ये 6ठी शताब्दी से स्टार्ट होता है। 6ठी शताब्दी से लेकर 1947 तक ये क्या करता है मेरे भाई, यहाँ पर से राज करता है। ठीक है, शताब्दी से 1947 तक, ये थोड़ा सा याद रखना है। कौन सा था मेरे भाई, उस वंश का नाम याद रखना, वो था गुहिल वंश। कौन सा था, गुहिल वंश था।
आपको PDF फाइल मिल जाएगी मेरे भाई टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हर क्लास की PDF वहाँ पर से उपलब्ध हो जाती है। अब बात करते हैं मेरे भाई, ये तो मोटा मोटी अपन ने देख लिया। अब देखते हैं अपन मेवाड़ के प्राचीन नाम। मेवाड़ के प्राचीन नाम, मेवाड़ के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सिवी जनपद। क्या नाम आता है मेरे भाई? सिवी जनपद नाम आता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो मेरे भाई जो सिवी जनपद के बारे में बात करें तो साथियों, जो महाभारत काल के अंदर से मेवाड़ है वो सिवी जनपद का भाग हुआ करता था। तो यहाँ पर से लिख सकते हो मेरे भाई कि महाभारत काल में मेवाड़ सिवी जनपद का भाग था। इतना समझ में आ चुका है। दूसरा बात करें मेरे भाई, राजधानी भी देख लो। क्या देख ले मेरे भाई? राजधानी। तो राजधानी कौन सी आएगी? माध्यमिका। कौन सी आएगी? माध्यमिका, या फिर बोल सकते हो नगरी थी, जो वर्तमान में कहाँ है? जो वर्तमान में कहाँ है मेरे भाई? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। ये थोड़ा सा याद रखना। एक नाम अपने देख लिया। दूसरा बात करते हैं। दूसरा कौन सा आता है मेरे भाई? मेदपाट नाम आता है। किसका नाम आता है? मेदपाट नाम आता है। ठीक है, मेदपाट क्यों कहते हैं साथियों? यहाँ पर से मेद जाति का, कौन सी मेरे भाई? मेद जाति का अधिकार था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। किस लिए? मेद जाति का अधिकार था, जो हमेशा क्या करते थे मेरे भाई? मलेच्छों से संघर्ष करते थे, और इसी के कारण साथियों इसको मेदपाट कहा जाता है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं मेरे भाई। तीसरा कौन सा आता है? याद रखना, मेरवाट। कौन सा नाम आता है मेरे भाई? मेरवाट नाम आता है। ठीक है, तो मेरवाट क्यों कहते हैं साथियों? यहाँ पर से मेर या फिर मौर्य जाति का शासन होने के कारण क्या कहते हैं साथियों? इसको मेरवाट कहा जाता है। 3 नाम हो गए। एक नाम और याद रख लो। फिर नाम आ जाता है साथियों प्रागवाट। क्या लिखेंगे? प्रागवाट। तो साथियों क्यों कहते हैं इसको पहाड़ी, या फिर बोल सकते हो कि पठारी क्षेत्र होने के कारण क्या कहते हैं साथियों? इसको प्रागवाट कहा जाता है। इतना मैन रूप से बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, सारी चीज़ें लिखा दूंगा मेरे भाई, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा कि आपको अलग से पढ़ना पड़े। सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। अब बात करते हैं मेरे भाई मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र अपन देखते हैं। किसका देखेंगे मेरे भाई? मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र। किसके बारे में बात करेंगे मेरे भाई? मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र अपन देखेंगे। अब मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो देखो साथियों, कौन कौन से इसके अंदर से जिले शामिल होते हैं वो देखते हैं। वर्तमान में बात करें मेरे भाई, वर्तमान में 6 जिले हैं। कितने जिले हैं लाला? 6 जिले हैं मेरे भाई। इतना समझ में आ गया क्या? अब बात करें कौन कौन से हैं। पहला बात करें तो नाम आता है उदयपुर का। किसका नाम आता है? उदयपुर का आता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है चित्तौड़गढ़ का आता है मेरे भाई। 2 हो गए क्या? तीसरा बात करते हैं। तीसरा राजसमंद लिख लो। फिर कौन सा लिखेंगे? राजसमंद लिखेंगे। चौथा बात करें मेरे भाई, भीलवाड़ा का भी कुछ भाग आता है। भीलवाड़ा के बाद में 5वां बात करें तो साथियों प्रतापगढ़ का आता है। प्रतापगढ़ हो गया। अभी छठा जो वर्तमान में बना है अभी फिलहाल कौन सा है? सलूम्बर। इस प्रकार से सारे के सारे जो 6 जिले हैं यहाँ पर से आते हैं। एक चीज़ और पूछा जाता है मेरे भाई, याद रखना, कभी कभार पूछा जाता है, वैसे पूछा गया है। नाम आता है साथियों जहाजपुर। कौन सा आता है? जहाजपुर। ठीक है, जहाजपुर क्षेत्र ये भी साथियों मेवाड़ क्षेत्र के अंदर से शामिल होता है। इस प्रकार से आपके पास में ये देखने को मिला। अब बात करते हैं मेरे भाई, मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र अपने देख लिया।
अब कौन सा आता है, मेवाड़ की राजधानियों का क्रम बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर शेडिंग डालो मेरे भाई कि मेवाड़ की राजधानियाँ, ठीक है, राजधानियों का क्रम बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। पहले बात करें मेरे भाई कि कुल कितनी है, याद रखना मेरे भाई कुल संख्या है 6 आ जाती है। अब वो 6 कौन कौन सी हैं, सबसे पहले बात करें मेरे भाई, नाम आता है नागदा, ठीक है। दूसरी बनती है, दूसरी कौन सी आती है मेरे भाई, आहड़ आती है। कौन सी आती है, आहड़ आ गई। तीसरा बात करें मेरे भाई, तीसरा कौन सा लिखोगे, लिख लो यहाँ पर से चित्तौड़गढ़ लिख लो, ठीक है। चौथी जो राजधानी बनती है मेरे भाई वो बनती है कुंभलगढ़ बनती है। कौन सी बनती है, कुंभलगढ़ बनती है। पांचवी बात करें मेरे भाई तो चावंड बनती है, चावंड बनती है। छठी बात करें तो कौन सी मेरे भाई बनती है, उदयपुर बनती है। ये 6 राजधानियों का क्रम आपको याद रखना है, नागदा, आहड़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर, इतना याद रख सकते हो, ठीक है। और बात करें मेरे भाई तो जो मेवाड़ के शासक थे ना, इन शासकों को साथियों हिंदुआ सूरज एवं रघुवंशी कहा जाता था। तो ये भी याद रखना मेरे भाई। यहाँ पर से क्या लिखोगे, यहाँ पर से लिखो कि पहले ये लिख देते हैं अपन कि हिंदुआ सूरज एवं क्या बोल सकते हैं, रघुवंशी ये किसको कहा जाता था मेरे भाई, तो ये याद रखना, ये कहा जाता था मेवाड़ के शासकों को, मेवाड़ के शासकों को कहा जाता था, ठीक है। क्यों कहते थे, तो मेरे भाई इसलिए कहते थे कि भगवान राम के वंशज होने के कारण इनको कहा जाता था। ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करें मेरे भाई और इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, तो ये याद रखना जो मेवाड़ था ना, मेवाड़ के शासकों का, मेवाड़ के शासकों का कुल देवता, तो मेरे भाई आपको याद रखना है, किन का नाम याद रखना है, वो आ जाता है मेरे भाई एकलिंग जी, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि मेवाड़ के शासकों की कुल देवी भी याद रखनी है। कुल देवी तो कौन सी है मेरे भाई, याद रखना बाण माता जी, या फिर बोल सकते हो साथियों इसको एक और नाम आ जाता है बायण माता। क्या कहते हैं साथियों, बायण माता जी, ये कुल देवी हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। और बात करें मेरे भाई एक चीज़ और आपने देखी होगी, नाम आता साथियों देखो क्या आता है, आशंका लेना। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये होता है कि जो मेवाड़ के शासकों द्वारा राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंग जी से वो स्वीकृति लेते थे, ठीक है। तो ये याद रखना मेरे भाई, ये क्या होता है कि मेवाड़ के शासकों द्वारा राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंग जी से स्वीकृति लेना, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई, स्वीकृति लेना होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। मैंने रूप से बात करें तो मेरे भाई मैं आपको बिना PDF फाइल पढ़ा रहा हूँ। मैंने रूप से बात करें तो साथियों जो आप 1.5-2 लाख रुपए देकर आते हो ना जिन कोचिंगों के अंदर से, उन सारी कोचिंगों के नोट्स मेरे करीबन बढ़िया तरीके से याद हो रखे हैं, ठीक है। तो दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा अपन किसके बारे में देखते हैं, तो मेवाड़ के शासकों का जो रक्त तिलक होता था राज्याभिषेक के समय साथियों, तो वो ऊंदरी गांव है जो ईडर के जो भील राजा द्वारा अपने अंगूठे से रक्त से किया जाता था। ये भी थोड़ा सा लिख लो मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या लिखोगे, यहाँ पर से लिखो कि मेवाड़ के शासकों का रक्त तिलक या फिर बोल सकते हो क्या, राज्याभिषेक। क्या बोल सकते हो मेरे भाई, राज्याभिषेक के समय ये होता था, ठीक। समय नाम आता है ऊंदरी गांव। कौन सा आता है मेरे भाई, ऊंदरी गांव आता है। और ऊंदरी गांव कहाँ पड़ता है लाला, ईडर में पड़ता है, ठीक है।
इड्र के भील राजा द्वारा अपने अंगूठे के रक्त से किया जाता था, ये थोड़ा सा याद रख लेना। इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, मेवाड़ का राज चिन्ह। किसके बारे में बात करते हैं मेरे भाई, मेवाड़ का राज चिन्ह। अब मेवाड़ का राज चिन्ह के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये लो मेरे भाई, ये रहा मेवाड़ का राज चिन्ह, इसको अपन ऊपर ले आते हैं। आपको नोट्स इस तरीके से मिलेंगे मेरे भाई कि एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको याद बढ़िया तरीके से रहने वाले हैं। ये आपके पास में मेवाड़ का राज चिन्ह देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। इसके अंदर से साथियों ये तो क्या जाता है, ये तो सूरज आ जाता है मेरे भाई, ठीक है। और ये बात करें तो साथियों महाराणा प्रताप आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं मेरे भाई, महाराणा प्रताप आ जाते हैं, ठीक है। और इधर बात करें तो मेरे भाई पूंजा भील आ जाते हैं। कौन आते हैं मेरे भाई, पूंजा भील, ये याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर से एक वाक्य लिखा गया है मेरे भाई कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। ये वाक्य यहाँ पर से लिखा गया है और ये पूछा भी गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों इतना समझ में आ चुका होगा और क्लास का कंटेंट और क्लास की चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी। देखो साथियों, मेरे को कहानियाँ तो आती नहीं है, पर मैं ये आपसे दावा करता हूँ कि साथियों आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। जितना मैं आपको कंटेंट कराऊंगा 14 फरवरी तक मेरे भाई, तो उसमें से मैंने रूप से बात करें तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों निकल जाएंगे आराम से, अगर मेरे हिसाब से काम करोगे तो। और अदरवाइज आप कहानी सुनने के लिए कहीं पर चले जाना मेरे भाई, कहानी मेरे को आती नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं आपके लिए टाइम वेस्ट करता हूँ मेरे भाई। आपको मेरे को खुद को पता रहता है कि एक बेरोज़गार या फिर एक स्टूडेंट के लिए टाइम कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इतना आप चीज़ देख चुके हो मेरे भाई। अब बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर से लिखो मेरे भाई, किसके बारे में लिखेंगे अपन, जो गुहिलों की उत्पत्ति आती है उसके बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे मेरे भाई, गुहिलों की उत्पत्ति, ठीक है। गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से सिद्धांत हैं उसके बारे में बात करते हैं। और गुहिलों की उत्पत्ति के अपन बात करेंगे किसके बारे में, विभिन्न मत हैं, ठीक है। विभिन्न मत हैं, उन मतों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अब वो मत कौन कौन से हैं मेरे भाई, सबसे पहला जो नाम आता है किसका, GH ओझा का नाम आता है। किसका नाम आता है, GH ओझा का, गौरी शंकर ओझा का। GH ओझा का मत क्या है मेरे भाई, इनके द्वारा साथियों इन्होंने किनको बताया, सूर्यवंशी बताया। क्या बताया मेरे भाई, सूर्यवंशी बताया, ठीक है, सूर्यवंशी बताया। अब ऐसा तो जरूरी है नहीं कि इसने अपने घर से बता दिया, कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना इसलिए बताया। तो वो भी लिख लो मेरे भाई कि जो बप्पा रावल का सिक्का था, उस बप्पा रावल के सिक्के के ऊपर सूर्य का अंकन होने के कारण GH ओझा क्या कहता है कि गुहिल हैं वो सूर्यवंशी हैं मेरे भाई। क्या लिखा है यहाँ पर से कि बप्पा रावल के सिक्कों पर, बप्पा रावल के सिक्कों पर सूर्य का अंकन होने के कारण इसने ये बताया। एक तो ये कथन आ गया। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा नाम आता है श्यामल दास। क्या नाम आता है मेरे भाई, श्यामल दास, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है। और श्यामल दास की एक रचना आती है मेरे भाई। क्या रचना आती है, रचना। और उस रचना का नाम मेरे भाई क्या जाता है, वीर विनोद नाम आता है। क्या नाम आता है, वीर विनोद उसका नाम आता है। और इस वीर विनोद के अंदर से क्या लिखा गया मेरे भाई कि क्षत्रियों की 36 शाखाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। क्या लिखा है यहाँ पर से कि क्षत्रियों की 36 शाखाएं, 36 शाखाओं का उल्लेख इनके अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। श्यामल दास जी हो गया। एक और बात करते हैं, फिर नाम आता है साथियों, क्या नाम आता है, मुणोत नैणसी नाम आता है। क्या नाम आता है मेरे भाई, मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी के बारे में अपन बात करें मेरे भाई, इनकी एक रचना है, रचना बहुत पूछी जाती है। तो साथियों कौन सी आती है, याद रखना, नाम आता है उसका नैणसीरी ख्यात नाम आता है, ठीक है। इस नैणसीरी ख्यात के अंदर से साथियों क्या जाता है, यहाँ पर से क्षत्रियों की 24 शाखाओं का, ऊपर वाले में कितनी है, 36, ठीक है। इसमें बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या लिखा गया कि क्षत्रियों की
क्षत्रियों की 24 शाखाओं का, 24 शाखाओं का उल्लेख है। ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात कर लेते हैं घोड़े वाले बाबा के बारे में थोड़ा सा। कर्नल टोड क्या कहता है गुहिलों के बारे में, वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पर से लिखो मेरे भाई कि कर्नल टोड, कर्नल टोड ने अपने गुरु, इनका गुरु कौन था मेरे भाई, इनके गुरु के बारे में याद रखना, नाम आता है ज्ञानचंद्र। ज्ञानचंद्र ये मांडल का था। ज्ञानचंद्र के संग्रहालय, ज्ञानचंद्र के जो संग्रहालय के आधार पर बात करें देखो साथियों, तो कितना आता देखो यहाँ पर से संग्रहालय। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ये लो है संग्रहालय के बारे में बात करें देखो साथियों, इनके आधार पर क्या होती है, संग्रहालय के आधार पर, संग्रहालय के आधार पर क्षत्रियों की कितनी 24 शाखाओं, 24 शाखाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं जो गुहिल हैं उनकी प्रमुख शाखाएं। तो यहाँ पर से लिखो मेरे भाई कि प्रमुख गुहिल शाखाएं, गुहिल शाखाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो कौन सा आता है, याद रखना, नाम आता है कल्याणपुर। वैसे नहीं पूछा जाएगा ये आपसे, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बस ये कि कल्याणपुर के गुहिल, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है चाटसू। ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के अंदर, चाटसू के गुहिल। ये दो हो गए। तीसरा और बात करते हैं मेरे भाई मेवाड़ के गुहिल। किस कह जाते हैं मेरे भाई, मेवाड़ के गुहिल, ठीक है। चौथा बात करें मेरे भाई वागड़ के गुहिल, ठीक है, वागड़ के गुहिल। ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे मेरे भाई। चार हो गए क्या, पांचवा बात करते हैं धोड़, धोड़ के गुहिल। एक और लिख लो फिर इसके साथ में, नाम आता साथियों काठियावाड़, काठियावाड़ के गुहिल। ये प्रमुख शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी। मैंने रूप से आपको कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको थोड़ा बहुत मैंने इनको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि साथियों इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ज़्यादा कोई आपको मैं बोरिंग तो नहीं कर रहा होगा ना हिस्ट्री के अंदर से, मेरे को कहानियाँ नहीं आती, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे भाई। अब बात करें देखो साथियों कि जो 6ठी शताब्दी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना होती है, ठीक है भाई साहब। ये कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके संदर्भ के अंदर से साथियों अलग अलग लोगों के मत आते हैं। तो यहाँ पर से सबसे पहले जो मत आता है उसी के बारे में बात करते हैं। नाम आता है साथियों अबुल फजल का, ठीक है। अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार अपन बात करते हैं। अबुल फजल जी क्या करते हैं साथियों कि ईरान के शासक आते हैं साथियों नौरोज खां, आदिल के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं साथियों, ये कहते हैं कि ईरान के शासक, नाम आता साथियों नौरोज, नौरोज नहीं है साथियों, दूसरा नाम है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। यहाँ पर चलिए साथियों वो आता है नौसोर, नौसोर खां, नौसोर खां आदिल, नौसोर खां आदिल के वंशज बताते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, नाम आता है साथियों किसका, गोपीनाथ का, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्या कहते हैं साथियों कि जो गुहिलों की उत्पत्ति होती है वो आनंदपुर गुजरात के नागर ब्राह्मणों से होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। ये क्या कहते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति, गुहिलों की उत्पत्ति कौन सा होता है देखो साथियों आनंदपुर, और ये आनंदपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है। गुजरात के कौन से हैं, नागर ब्राह्मण। ये थोड़ा सा याद रखना, नागर ब्राह्मणों से हुई, ये थोड़ा सा याद रखना आपको। और बात करें मेरे भाई, एक और मत बता देता है, जो उस मत के बारे में बात करें तो नाम आता है साथियों कुंभलगढ़ प्रशस्ति। क्या नाम आता है मेरे भाई, यहाँ पर से लिखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बात करें तो साथियों कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या होता है कि
बप्पा रावल, बप्पा रावल को क्या बताया गया मेरे भाई? नागर, नागर ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, बताया गया है, ये थोड़ा सा याद रखना। और बात करें मेरे भाई, ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है इसकी रचना देखते हैं अपन। इसकी रचना कौन करते हैं मेरे भाई? कि कुंभा के समय, कुंभा के समय कौन करते हैं? कुंभा के समय याद रखना मेरे भाई, नाम आता उनका महेश भट्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। इनके द्वारा साथियों कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की जाती है। और बात करते हैं मेरे भाई कि और लोगों के क्या क्या मत आ जाते हैं, तो उसके संदर्भ के अंदर से बात करें तो नाम आता साथियों डॉक्टर भंडारकर। क्या नाम आता मेरे भाई? डॉक्टर भंडारकर के अनुसार, डॉक्टर भंडारकर के अनुसार बात करें तो साथियों मैं किसी भाई को लिख दूंगा, मैं बता दूंगा मेरे भाई कि ये जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ साथियों वो आपको हैंड रिटन में दे देकर वो मेरे पास में भेज देगा। अगर वो नहीं भेजता तो मैं किसी और से तैयार करवा कर आपको इसका हैंड रिटन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे भाई। लेकिन जब वो तैयार होंगे तभी आपको उपलब्ध हो पाएंगे, ऐसे नहीं कि आप अभी PDF फाइल मांगने लग जाओ। अभी तो आपको ये पैनल PDF फाइल मिल जाएगी। और साथियों कहीं पर भी आपको कमी लगे तो आप मेरे को सजेस्ट कर देना मेरे भाई, पर मैं अपना बेस्ट करवाने की प्रयास करूंगा कि आपका पेपर पास हो जाए। अब बात करें डॉक्टर भंडारकर के अनुसार बात करें तो इन्होंने साथियों क्या बताया कि गोहिलों को नागर जाति का ब्राह्मण माना। क्या माना मेरे भाई? इनके अनुसार बात करें तो साथियों लिखो यहाँ पर से, गोहिलों को क्या माना? नागर जाति, नागर जाति का क्या माना मेरे भाई? ब्राह्मण माना। ठीक माना। अब देखो इनके लिए कैसे कैसे आ जाते हैं, उनके तर्क हैं, उन 2-3 तर्क हैं, उन तर्कों के बारे में अपन देख लेते हैं। देखो पहला तर्क, तर्क देखते हैं अपन। तर्कों में बात करें तो पहला तर्क क्या होता है? पहला तर्क लिखो मेरे भाई कि 977 के आहड़, आहड़ लेख से, आहड़ लेख से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर साथियों क्या माना इनको? नागर जाति का ब्राह्मण माना। एक तो ये तर्क आ गया। दूसरा तर्क बात करते हैं, नाम आता साथियों 1274 का। 1274 ईस्वी की रावल समर सिंह, रावल समर सिंह प्रशस्ति, रावल समर सिंह प्रशस्ति के अनुसार, के अनुसार बप्पा रावल, बप्पा रावल के नाम से पहले, नाम से पहले, नाम से पहले क्या हुआ मेरे भाई? विप्र शब्द का प्रयोग। ये थोड़ा सा अपन लिख देते हैं मेरे भाई, क्या आ गया? विप्र शब्द का प्रयोग, विप्र शब्द का प्रयोग। एक तो ये तर्क हो गया, कितने हो गए? 3 तर्क हो गए, 2 हो गए। तीसरा तर्क और है वो और लिख लो मेरे भाई। तीसरा तर्क क्या आता है कि साथियों जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति एवं एकलिंग महामात्य के अनुसार गोहिलों ने साथियों वडनगर बोले तो गुजरात के ब्राह्मण बताए गए हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। यहाँ पर से लिखते हैं कि कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति एवं दूसरा बात का नाम आता है एकलिंग, एकलिंग महामात्य, महामात्य। ठीक है, महामात्य के अनुसार, के अनुसार गोहिलों को, गोहिलों को क्या बताया मेरे भाई? वडनगर, वडनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है मेरे भाई, गुजरात के ब्राह्मण बताया। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, ब्राह्मण बताए, ये थोड़ा सा याद रखना। ये 3-4 तर्क हैं। अब एक और बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है स्मिथ है। स्मिथ नाम से पता चल रहा है क्या कर रहा है कि स्मिथ ने गोहिलों को, स्मिथ ने गोहिलों को क्या बताया? नाम से पता चल रहा है कि ये विदेशी बताएगा, विदेशी, विदेशी बताया। ठीक, ये थोड़ा सा याद रख लेना। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको आज की क्लास में थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों ऐसी चीज़ें आपको, हम आपको एकदम सारा का सारा जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक पढ़ाने वाला हूँ। सारा का सारा आपको जो कंटेंट है वो आपको एक जगह मिल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में साथियों। ठीक है,
और इसी के साथ में साथियों अपन ये क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं मेरे भाई। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जैसे आज अपन ने स्टार्ट किया मेरे भाई, इस क्लास का अंदर से बात करें तो साथियों जब अपना 7 दिन हो जाएगा और 7 दिन के अंदर से साथियों पेपर 1 और पेपर 2 का अपन जितना भी कंटेंट पढ़ेंगे उसके अंदर से साथियों अपन क्या क्या कर लेंगे, उसके अंदर से अपन इसके PYQ कर लेंगे, जितना भी टॉपिक पढ़ा उसके MCQs कर लेंगे मेरे भाई, उसके रिवीजन कर लेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे। मैन रूप से बात करें तो मेरे भाई आपकी जो तैयारी होगी एकदम A1 क्लास की अपन करने वाले हैं, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से काम करोगे तो मैं 100% कहता हूँ कि साथियों पेपर 1 और पेपर 2 आराम से आप निकाल लोगे, चाहे RPSC किसी भी लेवल का पेपर बना दे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।